नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, मैं 3-4 दिन के लिए अपने व्यक्तिगत कार्य से अवकाश पर था। मैं फिर वापस आ गया हूँ। आज मैं फिर आपके सामने अपने मेरठ के कार्यकाल के दौरान, जब मैं एसएसपी मेरठ था, क्राइम की जो विशेष या अलग से जो घटनाएं हुई थीं उनका उल्लेख करूँगा। आज के पार्ट में जो वाक़या मैं बता रहा हूँ वो 24 मई 2018 का है। 24 मई 2018 को शाम करीबन 7:30 बजे आसिफ सन ऑफ नसीरुद्दीन छोटी मस्जिद के पास नमाज़ पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए अपने घर से निकला। घर वालों को बताया कि मैं तरावी पढ़ने जा रहा हूँ छोटी मस्जिद पर। पूरी रात 24 तारीख को, 24 मई की पूरी रात वापस नहीं लौटा। लोगों ने कहा कि सहरी के वक्त ज़रूर आएगा, शाम को कहीं घूम टहल रहा होगा। 25 तारीख की सहरी पर भी नहीं आया। फिर फजर की नमाज, जोहर की नमाज, अशर की नमाज और मगरिब की नमाज भी ख़त्म हो गई। इफ्तार का टाइम भी ख़त्म हो गया और वो तब भी नहीं आया। घर वालों में चिंता हो गई कि जाने क्या बात है। न तो उसने कभी बाहर सहरी खाई है और न ही कभी बाहर इफ्तार किया है। घर वालों के साथ ही इफ्तार भी करता था और सहरी भी खाता था। रात कोई 9 बजे आसिफ के भाई राशिद सन ऑफ नसरुद्दीन, मोहल्ला मकबरा अब्बू, थाना रेलवे रोड मेरठ थाने यानी रेलवे रोड थाने पर गए और उन्होंने पूरा वाक़या बताया। आसिफ की गुमशुदगी लिखी गई। जिस वक्त वो घर से बाहर तरावी पढ़ने गया था, तरावी के लिए गया था, उस वक्त उसने जो कपड़े पहने थे, जिस मोटरसाइकिल से गया था, उसका नंबर, सारी डिटेल्स थाने पर पूछी गई और वहाँ पर इन लोगों ने बताई। एक अदद फ़ोटोग्राफ भी आसिफ की थाने को उपलब्ध करा दी गई। फिर वही एसओपी, जब गुमशुदगी लिखी जाती है तो वायरलेस पर सूचना प्रसारित होती है। सभी थानों को नोट कराया जाता है, थाने अपनी चौकियों को नोट कराते हैं और जो क्राइम ब्रांच है वहाँ से जितने भी ग्रुप्स हैं पुलिस के, कुछ ग्रुप सर्किलवार हैं, कुछ थानों के अलग से, थानाध्यक्षों के अलग से हैं, कुछ चौकी इंचार्जों के हैं, जो शहर और देहात के ग्रुप्स हैं, उन पर उसकी फ़ोटोग्राफ भी भेज दी गई कि पता करें कि ये आदमी कहीं जिंदा या मुर्दा दिखाई तो नहीं दिया है। ज़्यादातर चांसेस इस बात के होते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, कोई किसी के साथ दुर्घटना हो गई हो या कोई क्राइम हुआ हो और सवेरे उस व्यक्ति की सूचना आ जाए कि साहब ये व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिंदा या मुर्दा। घर वालों ने बहुत परेशान थे। मोहल्ले वालों ने एक रिक्शे पे, ऑटो रिक्शे पे लाउड स्पीकर लगा के भी अपने इलाके में काफ़ी इसका प्रचार किया कि इस तरह से आसिफ गायब है, अगर किसी को सूचना हो तो फ़लाँ फ़लाँ नंबर पर सूचना दें। इसमें थाने का नंबर, सीओ का नंबर और एसपी सिटी का नंबर भी था। छोटी मस्जिद में मगरिब की नमाज़ के बाद मौलाना साहब जो नमाज़ पढ़ाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप भी सबको बताएं कि लोग मदद करें। उन्होंने भी बताया कि ऐसे ऐसे ये इस नाम का, इस पते का, इस हुलिये का लड़का गायब हुआ है, सभी लोग उसको ढूंढने में मदद करें। और लोगों ने कोशिश भी की। रमज़ान का महीना चल रहा था और रमज़ान के महीने में किसी एक मुस्लिम लड़के का इस तरह से गायब होना, यह कानून व्यवस्था की स्थिति को किसी भी समय ख़राब कर सकता था। कल को उसकी बॉडी कहीं मिल जाए, कल को कोई उसमें रिलीजियस एंगल आ जाए, चाहे वो दोस्त रहा हो चाहे पड़ोसी रहा हो, अगर दो अलग अलग लोग दो अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं तो एक समस्या तत्काल खड़ी हो जाती है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो रिलीजियस लीडर्स थे, नेतागण थे, वो भी एक डेलीगेशन बनाकर 26 तारीख की सुबह मेरे कार्यालय में आ गए। और वही जो हमेशा रिपीट किया जाता है कि साहब 24 तारीख की शाम से ही लड़का गायब है और पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया है, पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। गुमशुदगी की बात सामान्य रूप से
जो क्राइम के आंकड़े सुबह रखे जाते हैं, जिनको क्राइम डेली कहते हैं, उसमें गुमशुदगी के आंकड़े नहीं रखे जाते। अज्ञात शव या गुमशुदगी के आंकड़े, उसमें बेसिक क्राइम यानी लूट, मर्डर, डकैती, इस तरह के क्राइम, दहेज हत्या, अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध कोई अपराध हुआ हो या महिला संबंधी अपराध, इन्हीं का चार्ट सुबह रखा जाता है अधिकारियों के समक्ष कि पिछले 24 घंटे में किन किन थानों में किस किस तरह के कौन कौन से अपराध पंजीकृत हुए हैं। जो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, सवेरे सवेरे ही उनके बारे में संबंधित थानाध्यक्ष से पूछताछ हो जाती है, ताकि अगर कहीं ऊपर हायरार्की में अपने डीजी को, अपने डीजी लॉ एंड ऑर्डर को, अपने डीजीपी को ब्रीफ करना हो तो उसके बारे में बताया जा सके। तो इस गुमशुदगी का पता नहीं लगा था मुझे। जब इन लोगों ने बताया तो उसकी सीरियसनेस मेरी समझ में आई कि लड़का गायब है। कल को इसकी बॉडी अगर कहीं मिल गई, या कल को ये पता लगा कि इसको किसी ने अपहरण कर लिया था, कल को ये पता लगा कि साहब इसका एक्सीडेंट कहीं दूसरी जगह जाकर हो गया है, तो बात का बतंगड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा। मैंने एसपी क्राइम, एएसपी सतपाल, उस समय जो क्राइम का काम देखते थे ज़्यादातर खासकर शहर में, और एसओ कैंट, इनको सबको कहा कि पुलिस लाइन्स आप लोग पहुँचें, ऑफिस ख़त्म करके, यानी ऑफिस में जो मिलने वाले लोग हैं इनका डिस्पोजल करके मैं वहीं आऊँगा। वहीं पर क्राइम ब्रांच और सर्विलांस के लोगों को भी बुला लिया जाए और अब तक क्या किया गया है इसके बारे में भी पूरी जानकारी इंस्पेक्टर कैंट से और सीओ कैंट से ले ली जाए। 2-3 घंटे बाद जब मैं ऑफिस के काम से फुर्सत हुआ तो सीधे क्राइम ब्रांच के ऑफिस गया। उस समय मन में यही उहापोह चल रही थी कि कोई अगर अनहोनी हुई इसके साथ, या किसी ऐसे मोहल्ले में जो दूसरे धर्म जाति का है वहाँ हुई, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा और कानून व्यवस्था की एक सीरियस समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ग्राउंड पर एसओ कैंट जो भी काम कर रहा था उसको भी जानने के लिए उससे कहा गया कि तुम भी पुलिस लाइन्स पहुंचो और बताओ तुमने अब तक क्या किया है ग्राउंड पर। सर्विलांस वाले या क्राइम ब्रांच वाले तो कर ही रहे हैं, तुमने, क्योंकि घटना तुम्हारे यहाँ की है, तुम्हें क्या पता लगा और तुमने अब तक क्या क्या किया है। पुलिस लाइन्स में सभी लोग इकट्ठा थे, सतपाल, क्राइम ब्रांच के लोग, सर्विलांस के लोग। पूछा जाने लगा। सतपाल ने बताया कि साहब घटना के दिन ही शाम को जो लगभग छोटी मस्जिद पे तरावी का टाइम जो पूछा था, उसके आधे घंटे बाद से ही गुमशुदा आसिफ का मोबाइल बंद है। छोटी मोटी जो पुरानी रंजिश वहाँ पर पता लगी, कोई बहुत बड़ी रंजिश नहीं थी, छोटी छोटी रंजिशें जो आप बातचीत की वजह से, कहासुनी की वजह से हो जाती हैं, वो सारे लोग पकड़ के थाने पर आ गए हैं। उनसे पूछताछ हुई है लेकिन कुछ निकला नहीं है। सर्विलांस वालों ने बताया कि साहब इसकी सीडीआर के एनालिसिस करने पे ये पता लगा कि इसकी बहुत ढेर सारी लड़कियों से बातचीत रेगुलर होती है, और ये भी कि लड़कियों से इसके, बहुत ढेर सारी लड़कियों से इसके संबंध हैं। ऐसे सारे नंबर्स जो रिफ्लेक्ट हुए थे बी पार्टी में, यानी जिनसे ये बात करता था या जिनके कॉल इसके फ़ोन पर आते थे, उनको वेरीफाई कर लिया गया। जिन जिन लड़कियों के नंबर थे उनसे पूछताछ फ़ोन पर कर ली गई, क्योंकि रमज़ान में लड़कियों को थाने पर बुलवाना, क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलवाना या महिला थाने पर बुलवाना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। लोग इसको अपोज करते हैं, एक नई समस्या खड़ी कर देगा। इसलिए उनसे टेलीफोन पर ही सब पूछा, कैसे जानती हो, कब से बातचीत हो रही है, और ज़्यादातर ने यही बताया कि साहब ये हम लोग नॉर्मल बातचीत करते थे और हम लोग दोस्त थे। इससे अधिक किसी ने नहीं बताया और इससे अधिक कोई बता भी नहीं सकता, बात अगर अदरवाइज़ भी हो तो। सर्विलांस वालों से पूछा गया कि कोई ऐसा नंबर जो अभी तक अननोन हो, ऐसा नंबर जिससे सिर्फ घटना के दिन या उसके एक दिन पहले बात हुई हो, तो ऐसा कोई नंबर बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा सब ऐसा कोई नंबर नहीं है, बातचीत करने वाले नंबर सब रेगुलर हैं। लड़कियों से जिन जिन से बात हुई है उनसे फ़ोन से बात हो गई है। अभी इस समय उनको बुला के पूछताछ करना वो उचित नहीं है, इसलिए अलग से बातचीत नहीं की गई है, बल्कि महिला कांस्टेबल्स को जिन्होंने अलाउ किया है उनके घर पे, क्योंकि दिन में वो घर ही पर रहती हैं, रात में ही
ख़रीदारी के लिए या दूसरे काम के लिए इफ्तारी के बाद निकलती हैं। क्राइम ब्रांच वालों ने यही बताया कि लगभग सबसे बात हो गई है और बात का सार ये कि बहुत ढेर सारी लड़कियों से संबंध थे। ये पूछा गया कि ये जो 5-6 लड़कियों की बात, सबका नाम पता उन्होंने बताया, साहब ये है, इतनी उम्र है, इस क्लास में पढ़ती है, ये बैकग्राउंड है, सब चीज़ें बताईं, लेकिन कहीं किसी में डाउट समझ में नहीं आया। ये पूछने पर कि इनमें से किन्हीं लड़कियों की टावर लोकेशन घटना वाले दिन उसी जगह थी जहां पर इसका फ़ोन बंद हुआ है, तो लोगों ने इनकार किया। क्योंकि अगर दोनों की लोकेशन एक जगह है तो हो सकता है ये कहीं बातचीत कर रहे हों, परिवार के किसी व्यक्ति ने देख लिया हो और फिर गुस्से में कोई घटना उसके विरुद्ध कारित कर दी गई हो। इस एंगल को भी देखना ज़रूरी था, लेकिन सतपाल ने और क्राइम ब्रांच के लोगों ने कहा कि साहब किसी लड़की से दिन में दोनों की लोकेशन एक जगह नहीं आई है, यानी उस दिन किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, जो कुछ भी हुआ है फ़ोन पर बात हुई है। सतपाल ने बताया कि साहब एक महिला से ज़रूर इसकी जिस लोकेशन पर इसका फ़ोन बंद हुआ है उसी लोकेशन पर उससे बात हुई है, लेकिन वो महिला शादीशुदा है, पति के साथ रहती है और उसके बच्चे हैं। उससे भी फ़ोन पर पूछा गया तो उसने कहा साहब कभी कभी फ़ोन कर लेते हैं, पहले से जान पहचान है। इसके अलावा उसके पति से भी बात की गई, उसने भी कहा कि साहब हम तो बात करते रहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी और हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात खटक रही थी। ये सतपाल ने भी बताया कि उसी टावर पर उसका फ़ोन तरावी के बाद बंद हुआ था और उसी टावर पर उसकी रिहाइश है, उस महिला की और उसके पति की। ये तय हुआ कि पहले आप इन दोनों को, आपने फ़ोन से बात की है, फ़ोन से कोई क्यों बताने लगा पूरी बात, आप इनको क्राइम ब्रांच में बुलवाइए और इनसे बातचीत करिए। जब तक पूरी बातचीत खुद नहीं की जाएगी बात समझ में नहीं आएगी। अगर इस दंपति का कोई लेना देना नहीं है तो फिर आगे का रास्ता देखा जाए, आगे और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखी जाए, फिर इसके मूवमेंट का टावर देखा जाए पिछले महीने भर का, कि रात के समय में यानी रमज़ान के पहले भी क्या कभी रात में कहीं और रुका है, उससे पता लग जाएगा। खैर उन दोनों को बुलाया गया। जो लड़की थी उसका नाम, जो पत्नी थी उसका नाम था सबा और पति का नाम था अदनान सन ऑफ मन्नान, मकान नंबर के 1306, लोहिया नगर, खरखौंदा। लोहिया नगर नया डेवलप्ड इलाका है, खरखौंदा थाने का शहर से बिल्कुल सटा हुआ। शाम को ये लोग महिला कांस्टेबल गई, इफ्तार के बाद इन लोगों को अपनी गाड़ी से वहाँ क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ले आई। अदनान और सबा से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। वहाँ पर अलग अलग जगह पर बिठाकर अलग अलग टीम ने इन दोनों से पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में ही दोनों के बयानों में बड़ा अंतर आ गया। जैसे सबा ने कहा कि इफ्तारी के टाइम ये हम दोनों ने साथ साथ रोज़े खोले थे घर पे ही, और अदनान ने कहा कि हम जहाँ काम करते थे वहाँ से रोज़ा खोलकर घर आए थे। ये ऐसी छोटी चीज़ नहीं थी कि दोनों लोग भूल के इस तरह का बयान अलग अलग कर रहे हों। वहाँ पर थोड़ा शंका शुरू हुई। इसके बाद अदनान को पूछताछ वाले रूम पर ले जाया गया। मेरठ ज़िले का जिला पुलिस का क्राइम ब्रांच पुलिस लाइन के भीतर एक बिल्कुल नया भवन उसका बना है, नई बिल्डिंग बनी है क्राइम ब्रांच की। उसमें अलग अलग कक्ष हैं, अधिकारियों के बैठने के अलग कक्ष हैं, सर्विलांस का पूरा सेटअप वहाँ पर है और पूछताछ के लिए भी अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। और जितनी तरह की पूछताछ मैंने आपको बताई है अब तक, सारे यंत्र कक्ष में एक साथ रखे रहते हैं, वो सत्य बोलक यंत्र हो चाहे सत्य प्रवचन यंत्र हो, और एक नियमावली जैसा मैंने आपको बताया कि पहले सामान्य पूछताछ, फिर अच्छी वाली पूछताछ, बहुत अच्छी वाली पूछताछ, बहुत अच्छी वाली पूछताछ, और बाकी फिर उसके बाद यंत्रों का इस्तेमाल पूछताछ के लिए। इसको हरिश्चंद्र या सत्यवादी नियमावली कहते हैं कि नियमावली से पूछताछ की जाए। आप जानते हैं कि अगर हम खुले खुले ऐसा कहें, आजकल रिकॉर्डिंग का दौर है, कोई भी फ़ोन से रिकॉर्ड करके
और फिर इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है कि साहब 3rd डिग्री किया गया, 4th डिग्री किया गया, ऐसे पूछताछ की गई, दुनिया भर की बातें। तो वहाँ ये कहा गया था कि भाई इनको ले जाइए, नियमावली से पूछताछ करिए, सत्यवादी नियमावली से पूछताछ शुरू करिए। अदनान इतना मजबूत था, या अदनान ने बिल्कुल तय कर रखा था कि हमें कुछ नहीं बताना है, और सारी मेहनत करने के बाद, सारी स्टेजेस पार करने के बाद, नियमावली के हर रूल फॉलो करने के बाद भी वो कुछ नहीं बोला। सिर पटक के रह गए टीम वाले की इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ नहीं है, इसे ज़बरदस्ती यहाँ हम लोग ले आए हैं, हमें आगे का रास्ता देखना होगा। इसी बीच महिला कांस्टेबल्स जो क्राइम ब्रांच में हैं, उन्होंने सभा से अलग कक्ष में पूछताछ शुरू की, और बहुत अच्छी वाली पूछताछ शुरू होने के पहले ही वो टूट गई। उसने कहा साहब मुझे 1 गिलास पानी पिला दीजिए, हलक सूख रहा है, मैं सब बताती हूँ, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और 1 गिलास पानी पीने के बाद उसने एक एक करके सारी बातें बताईं कि हुआ क्या था। शुरुआत उसने की कि साहब 3 साल हुए हमारी शादी के, शादी से पहले मेरे और आसिफ से पहले बातचीत शुरू हुई, फिर धीरे धीरे बात बहुत आगे बढ़ गई। सभा से आरिफ ये कहता रहा कि मैं तुमसे निकाह करूँगा। जब बार बार वो टालता रहा और इसको एक्सप्लॉयट करता रहा, तो एक दिन सभा का भी सब्र का बांध टूट गया। उसने आसिफ से कहा कि आज अभी यहाँ से निकलकर मैं पहले तुम्हारे घर जाऊँगी, उनको पूरी बात बताऊँगी, फिर अपने घर में पूरी बात बताऊँगी, आखिर तुम तभी मानोगे, ऐसे तुम मानने वाले नहीं हो। इसका ये कहना था कि अदनान ने फ़ौरन अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल निकाल कर उसने कुछ वीडियो क्लिपिंग सभा को दिखाई। ये वीडियो क्लिपिंग सभा और उसके जो अंतरंग संबंध थे आपत्तिजनक स्थिति में, उसके वीडियो थे जो चोरी से रिकॉर्ड किए गए थे। चोरी से रिकॉर्ड किए गए इन वीडियोस को देख के सभा वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसको उठाया, उसने कहा कि अब तो समझ गई कि मैं क्यों तुमसे निकाह नहीं करूँगा, मैं तुमसे कभी निकाह नहीं करूँगा, और अगर तुमने कहीं भी मुंह खोला तो ये वीडियो पूरे शहर में घूमेगा, तुम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगी, और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे निकाह करूँगा। बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है कि तवाइफ को कभी गले में नहीं लटकाया जाता। ये बात सुनकर फिर वो बेहोश हो गई। अब की बार उसे उठाया, अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर के पास कहीं छोड़ दिया, और वो अपने घर चली गई। भीतर से टूट चुकी थी। उसने बताया कि साहब उस समय मेरा मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। एक तो उसने धोखा दिया मुझे, दूसरा धोखे से उसने हमारी इज्जत आबरू सब रिकॉर्ड कर ली, तीसरा उसने मुझे तवाइफ कह के संबोधित किया। उसके बाद उसने बहुत दिनों तक, उसका कहना था कि बहुत दिनों तक मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा, महीनों महीनों मैंने अपना मोबाइल खोला ही नहीं। घर वाले पूछते थे, गुमसुम सी बैठी रहती थी और मोबाइल से किसी से बात नहीं करती थी, जबकि घर वालों का ये ऑब्जर्वेशन था कि हमेशा किसी न किसी से मोबाइल पर चैट करती रहती थी या बात करती रहती थी। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ था। उसे डर था कि किसी से भी जिक्र करूँगी तो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देगा आसिफ। थोड़े दिनों में जब उसके इस अनयूजुअल बिहेवियर को देखा घर वालों ने, तो एक अच्छा घर देखकर, एक अच्छा रिश्ता देखकर उसका निकाह कर दिया, उसकी शादी कर दी। वो अपने घर चली गई अपने पति के पास, वहाँ दोनों लोग आराम से रहने लगे। दूसरा मोबाइल उसने ले लिया, और कहीं से उसे आसिफ को फिर उसका दूसरा मोबाइल मिल गया। दूसरे मोबाइल पर अब वो फ़ोन करके उसे यही धमकाता था कि भेजूं वीडियो तुम्हारे हस्बैंड के व्हाट्सएप पर, और फिर उसके बाद वो अलग अलग जगहों पे आने के लिए कहता था। मजबूरी में सबा जहाँ पर वो बुलाता था वहाँ जाती थी। बात 10 मई की है। शाम को आसिफ ने सबा को फ़ोन किया कि मैं छोटी वाली मस्जिद पे तरावी पढ़ने जाऊँगा, तुम वहीं आ जाना, सलमान के होटल के पास खड़ी रहना, मैं वहीं मिलूँगा, हम लोग कहीं चलेंगे।
हम लोग कहीं चलेंगे। फिर ये उसने कहा कि नहीं, अदनान है नहीं इस समय, मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकती हूँ। और वो सीधा सबा के घर पहुँच गया और वहाँ तमाम मिन्नतों के बाद भी उसने सबा के साथ जोर ज़बरदस्ती की। उस दिन भी उसका कहना है सबा का कि मैं टूट चुकी थी, मैं इस जाति से परेशान हो चुकी थी। जैसे ही उसका पति अदनान घर पर आया, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने निश्चय कर लिया कि आज मैं सारी बातें सबके सामने शेयर करूंगी, फिर उसके बाद जहर खा के मर जाऊंगी। अदनान को उसने पूरी बात बताई, 3 साल की आप बीती, शब्द बशब्द 3 साल की कहानी उसको बताई और बताई कि मैं किस तरह से टूट चुकी हूँ, मैं किस तरह से ब्लैकमेल हो रही हूँ। अदनान ने भी सब्र से सारी बात सुनी और उसने कहा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया, तुम इंतज़ार करो, तुम अपनी तरफ से कोई फ़ोन मत करना। अब की बार जब वो फ़ोन करे तो उससे सीधा कह देना कि अदनान घर पे नहीं है, जब भी फ़ोन करे, और मुझे मिस्ड कॉल दे देना, मैं आ जाऊंगा। उसे घर बुलाओ, एंटरटेन करो, और फिर मैं इसका कुछ न कुछ हल हम लोग निकालेंगे। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। 24 मई को आसिफ ने सबा को फिर फ़ोन किया। 10 मई को तो उसने वैसे ही फ़ोन किया कि अदनान कहाँ है, उन्होंने कहा नहीं है, चला गया उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की। रमज़ान शुरू नहीं हुआ था। 24 मई को रमज़ान शुरू हो गया था। रमज़ान के महीनों में उसने ये कहा कि मैं तरावी पढ़ने के लिए छोटी वाली मस्जिद पे आ रहा हूँ, तुम वहीं सलमान के होटल के पास मिलो। इसने कहा कि अरे तुम यहीं चले आओ, अदनान है नहीं और घर छोड़ के मैं नहीं जा सकती। वो सीधे घर पर आ गया। इफ्तारी के लिए जो कुछ सामान उसके पास था उसमें उसने चूहे मारने वाली दवा का जो पाउडर बना रखा था सब में मिला दिया, और जो दही बड़े बने हुए थे उसमें ज़्यादा उसकी मात्रा मिला दी। अदनान पहले ही मस्तान मियाँ चूहा मार दवा वाले के यहाँ से बहुत ढेर सारी चूहा मार दवा, जहर अलग अलग कारण बता के उससे ले आया था और पाउडर बना के सबा ने उसको रखा था। वो समय का इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही उसे पता लगा कि अदनान कहीं, उसने बताया कि अदनान फूफी के यहाँ गया है, तुम यहीं आ जाओ और वो बहुत रात में लौटेगा। नाश्ते में जैसे ही उसने ज़िद करके कि मैंने दही बड़ा बनाया है, मैंने ये बनाया है, मैंने वो बनाया है, चाट की कुछ चीज़ें उसने बनाई थी, जो तीखी चीज़ें थीं मिर्च वाली, उसमें ज़्यादा उसने चूहा मार की दवा मिला दी थी। नाश्ता करने के थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे बाद, उसे उल्टियाँ शुरू हो गईं। सबा ने अदनान को मिस्ड कॉल की। अदनान बाहर ही था, फ़ौरन घर के भीतर आ गया। अदनान को देखकर थोड़ा चौंका भी आसिफ। उसने बहुत प्यार से कहा कि अरे तुम्हें उल्टियाँ हो रही, तबीयत ख़राब है, चलो डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं। आसिफ की मोटरसाइकिल पर अदनान ड्राइविंग सीट पर बैठे, आगे बैठे, बीच में आसिफ को बिठाया और पीछे सबा उसको संभाल कर बैठ गई। ये लोग लोहिया नगर से निकले खरखौंदा की तरफ, जंगलों के पास बहुत बड़ा नाला जो होके गुजरता है। जैसे ही उसके पास पहुँचे, सबा ने आसिफ को मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। इसके पहले कि अदनान कुछ समझ पाता, सबा ने पास पड़ी हुई ईंट से उसके शरीर को मारना शुरू किया, कुचलना शुरू किया। मुंह पूरा कुचल डाला, हाथ पैर और बाकी और जगहों पे उसने ईंटों से प्रहार किए। अदनान ने मना किया कि इतनी दवा तुमने खिला दी है, इसके जीने का कोई सवाल ही नहीं, मारने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो मारती रही। फिर उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल लेकर, चूँकि वो उस पर बैठा ही था, सबा ने उसे गिरा लिया था और ईंटों से कुचल रही थी नाले के ठीक किनारे। फ़ौरन वो वहाँ से मोटरसाइकिल लेके पास की बाज़ार में गया, वहाँ से रस्सी, प्लास्टिक वाली रस्सी खरीद के लाया। उसने कहा तो ऐसे तो पता लग जाएगा मोटरसाइकिल भी यहीं खड़ी है, कल को मोटरसाइकिल के नंबर से पुलिस ढूंढेगी, फिर बहुत जल्दी हम लोग फंस जाएंगे, इसका और अच्छा इंतज़ाम करना है। नाले के किनारे मोटरसाइकिल को खड़ा करके उसकी सीट पर लिटा दिया
आसिफ को, कुचले हुए आसिफ को, लहूलुहान आसिफ को उसके ऊपर लिटा दिया और सीट से रस्सियों से उसको अच्छी तरह से दोनों लोगों ने, सबा और अदनान ने मिल के बांध दिया और नाले की ढाल की तरफ मोटरसाइकिल का पहिया करके उसे जोर से धक्का दिया और सीधे जाके मैं मोटरसाइकिल के आसिफ नाले के भीतर चला गया। थोड़ी देर तक इन लोगों ने देखा वहाँ पर कि इसके दिखाई पड़ने की कोई संभावना तो नहीं है। वो बिल्कुल नाले के भीतर मोटरसाइकिल की वेट की वजह से नीचे धंस गया, कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी बात बताते ही सब जितने लोग वहाँ खड़े थे पूछताछ के लिए, महिला कांस्टेबल से भाग के आई, कह रहे सर आ जाइए, इसने सब बातें बता दी हैं। फिर अदनान से कहा गया कि इतनी मार खाने के बाद भी तुमने क्यों नहीं बताया, तुम्हारे साथ इतना किया गया तुमने क्यों नहीं बताया। तब अदनान ने कहा कि हम लोगों ने कसम खाई थी एक दूसरे की कि हम कभी इसका जिक्र नहीं करेंगे, चाहे मेरे शरीर की बोटी बोटी हो जाए। पता नहीं कैसे सबा ने ये बात बता दी और ये बताया कि सबा ने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं। पुलिस टीम ने फ़ौरन उन दोनों को गाड़ी पे बिठाया और उनकी बताई हुई जगह पे जेसीबी ले जाके नाले के पानी को जब साफ़ किया तो आसिफ की लाश मोटरसाइकिल में बंधी हुई निकल आई। पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोनों को, सबा और अदनान को, आसिफ की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल जाते समय सबा से पूछताछ जो महिला कांस्टेबल्स थीं उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, सारी उम्र तुमको जेल में रहना पड़ेगा। सबा के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी और उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं था। 27 मई को इसकी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अभियुक्तों को, महिला को तो नहीं खड़ा किया जा सकता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन अदनान को खड़ा किया गया और प्रेस के सारे सवालों का उसने जवाब दिया। आज की घटना से आप ये सोच ही सकते हैं कि हर चीज़ की अति और जो इस तरह के अपराध में लिप्त है एक न एक दिन उसका आना ही है, चाहे वो कानून के हाथों आए या किसी पीड़ित के हाथों आए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।